हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। तो इस वीडियो के अंदर लोग बेसिकली बात करने वाले हैं नेवी, एसएसआर, एमआर, इवन बोल सकते हैं एयरफोर्स एक्सवाई, सबके अंदर जो मेडिकल टेस्ट होता है, एयरफोर्स एक्सवाई बोल दीजिए, आईसीजी बोल दीजिए, नेवी, एसएसआर, एमआर बोल दीजिए, इन सभी का लगभग मेडिकल टेस्ट लगभग फिक्स है। ओके, हाइट वगैरह थोड़ा बहुत वेरी करता है, उस पर हम बात कर लेंगे। ओके, अब की बार जो ये इवेंट है ये टारगेटेड है नेवी को लेके। ओके, तो नेवी के अंदर मेडिकल आपका कैसे टेस्ट होगा, क्या प्रॉपर शेड्यूल होता है, मैं पूरे फेज 2 का ही प्लानिंग आपसे शेयर करने जा रहा हूं, कैसे कैसे वो होता है। ओके, तो फेज 2 में सबसे पहले आप फेज 1 जब दे दोगे ऑनलाइन रिटन एग्जाम, तो आपका फेज 2 के लिए एडमिट कार्ड आएगा, आप क्वालिफाइड हो कि नहीं हो। हर स्टेट का इंडिविजुअल कट ऑफ निकलता है। कट ऑफ पे मैं वीडियो ऑलरेडी कर चुका हूं, वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएगा। अब जब आपको फेज 2 के लिए बुलाया जाएगा तो वहां पे सबसे पहले जैसे सेंटर पे जाओगे तो आपका पहले डॉक्यूमेंट वगैरह देखा जाएगा, एडमिट कार्ड वगैरह, जो आपका मार्कशीट वगैरह रहता है, 12th का ओरिजिनल वगैरह, वो सारी चीजें, सर्टिफिकेट वगैरह, स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह, वो चेक होता है। उसके बाद आपको सबसे पहला काम होता है दौड़ना। 1600 मीटर आपको दौड़ना होता है। फिर आपका फिजिकल एक्सरसाइज होगा, फिर उसको थोड़ा सा रेस्ट करोगे, पानी पियोगे, नाश्ता वगैरह करोगे, और फिर आपका रिटर्न स्टार्ट हो जाता है वहीं पे। ऑफलाइन एक और रिटर्न होता है जो कि इजी पेपर होता है, वो OMR सीट फुल करते हैं वहीं पे, और उसी वक्त एक तरीके से आइडिया लग जाता है आपका सिलेक्शन है कि नहीं। कुछ बच्चे वहीं से आउट हो जाते और कुछ बच्चे आपको कंटिन्यू किए जाते हैं आगे मेडिकल के लिए। और शाम को अगर सुबह आप 7 बजे के आसपास एंट्री लिए, यानी 6:30 7 बजे से ओपन हो जाता है वैसे गेट वगैरह, 8 बजे 8:30 बजे से मान लीजिए स्टार्ट हो गया रनिंग आपका, तो शाम को 6 तक बज जाता, कई कई जगह 7-8 बज जाता, 9 बजे तक का भी अपडेट आया कई बार कि बिल्कुल लेट हो जाता है ना पूरा प्रोसेस, लेकिन होके निकलता है। तो क्या होता है पूरा अच्छा समझते। सबसे पहले जैसे फेज 2 में आप जाओगे, आपका एडमिट कार्ड तो हो ही जाएगा, उसके बाद आपका जो जो फिजिकल क्वालिटी आपका चेक होगा, उसमें सबसे पहला चीज आपका दौड़ होगा। ठीक है, आप सभी को 1600 मीटर दौड़ना होगा, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट को 1600 मीटर आपको दौड़ना होता है। लड़कों को 6.5 मिनट मिलता है, लड़कियों को 8 मिनट मिलता है, ये टाइम ड्यूरेशन। स्क्वाट यानी उसके बाद उठक बैठक आपको करना होगा, लड़कों को 20 करना होगा, लड़कियों को 15 करना होगा। पुशअप मारना होगा, लड़कों को 15 और लड़कियों को 10 मारना होगा। बेंट नी सिटअप करना पड़ेगा आपको, बेंट नी करना पड़ेगा, यानी 15 लड़कों को और 10 लड़कियों को। तो ये ओवरऑल आपका है फिजिकल जिससे आपको गुजरना है। अब जो भी एक्सरसाइज होती है, स्क्वाट हो गया, पुशअप हो गया, ये सारी चीजें होल्डिंग के साथ होती है। यानी जब पुशअप हम नीचे जाते तो वहां होल्ड करवाते, ऊपर आते तो भी बहुत स्लो प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बच्चे यहाँ पे आउट होते हैं। सबसे ज्यादा बच्चे रनिंग में आउट होते हैं, फिर जो बच्चे रहते हैं यहाँ आउट हो जाते हैं। जो ये पूरा फिजिकल और ये वाला रनिंग वाला पोर्शन निकाल लेता है, उसका समझ लो सिलेक्शन लगभग तय है वहां पे, बस नंबर का मैटर और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है रनिंग। बहुत ज्यादा अमाउंट में बच्चे बाहर होते हैं यहाँ पे रनिंग में। रनिंग कोशिश करिए स्पीड ज्यादा मेंटेन करके रखें। और उसके बाद फिजिकल में क्या होता है, बच्चों को आदत होती है लगातार स्क्वाट मारने की, लगातार पुशअप करने की, और उस वजह से वहां पे जब वो होल्ड कराता है हाथ कांपने लगता है, हिलने लगते हैं ना, तो तुरंत बाहर आएगा, कोई भी कर देगा। ठीक है, तो उस वजह से वहां पे डिस्टर्ब होता है। तो यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा बाहर निकलते। अब अगर आप यहां से पास कर गए, तब आप आपके आगे की लड़ाई आपकी स्टार्ट होगी। आगे की लड़ाई में बात करेंगे आपका हाइट वगैरह कैसे होगा, क्या क्या चीजें होंगी, पूरा वेट वगैरह सब कुछ बात करने वाला हूं ना, कंप्लीट डिटेल बात करूंगा, हर एक चीज यहीं पे क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपका हाइट, वेट, चेस्ट वगैरह ये सारी चीजें चेक होगी, हेल्थ टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, प्राइवेट पार्ट टेस्ट, ये सारी चीजें जब हमारी दौड़ वगैरह एक्सरसाइज हो जाएगी, उसके बाद आपको रिटर्न देना होगा, उसके बाद ये सारी चीजें स्टार्ट होंगी। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होगा, सबसे पहले आपका वही हाइट वगैरह चेक होगा। तो हाइट की बात करेंगे तो 157 सेंटीमीटर मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट को इन्होंने मांगा है। ओके, चाहे किसी भी है, मेल हो चाहे फीमेल हो। लेकिन कुछ लोगों को रिलैक्सेशन है, जैसे ट्राइबल्स फ्रॉम लद्दाख के लोगों को 155 सेंटीमीटर ही हाइट चाहिए। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और मिनिको आइलैंड यहाँ से 155 सेंटीमीटर सेम आपका। गोरखास, नेपाली, आसामीज, गढ़वाली, कुमाऊं और क्या उत्तराखंड, हाँ मतलब उत्तराखंड में पहाड़ी इलाका हुए, उन लोगों का 152 हो जाएगा। आगे बात करेंगे भूटान, सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट रीजन में 152 सेंटीमीटर। तो ये आपका ओवरऑल हाइट देख लेंगे आप सभी लोग किस बिलोंग्स करते हो, किस एरिया से बिलोंग करते हो। जनरली बच्चे यहीं से आते हैं, तो 157 सेंटीमीटर आप लेके चलेगा, मेल फीमेल दोनों के लिए। ओके, ये आपके सामने है, क्लियर है। आगे चला जाए, नेक्स्ट देखेंगे हम सभी लोग। अब इसके बाद टैटो का इशू आएगा, टैटो भी देख लेते लगे हाथों लोग। तो टैटो अगर आपका नाम रखा हुआ है, आपका किसी मतलब रिलीजियस चीजों से रिलेटेड है जिसका जरूरत है, तो आप टैटो लेके जा सकते हो, मतलब टैटो लगा रह सकता, कोई दिक्कत नहीं। खासकर जो किसी आदिवासी जगह से बिलोंग करते उन लोगों को परमिशन दे देते, अदरवाइज उसको आपको हटवाना पड़ेगा। बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती है, बहुत सारी दुकानें होती है जो टैटो आपकी हटा देती है, बट ऐसे हटाएं कि इंपैक्ट न डाले, यानी स्किन कैंसर कह दीजिए का, कैंसर तो नहीं बोलेंगे लेकिन
लेकिन हाँ इसके लिए बहुत सारी डिशेस भी आ जाती हैं जब लोकल दुकान पे आप उसको हटवाते हो, तो सही जगह जाके उसको हटवा सकते हो आप सभी लोग। अगर कोई डिजाइनदार कहीं आई लव यू लिखी हो ना तो सब चीजें हटवा लेना, अपना नाम का किसी का नाम ये सब हटवा लेना, ठीक है। टैटू आप हटवा लेना। अगर आपसे रिलीजियस रिलेटेड है जो जरूरी है, ठीक है, जरूरी में आ रहा हो, मतलब कि ऐसे नहीं कि भगवान जी का पूरा फोटो बनवा रखे, वो सब एक्सेप्टेबल नहीं होता बेटा, ठीक है। मैं जरूरी का मतलब जो ट्राइबल एरिया के खासकर लोग आते हैं उन लोगों के लिए जरूरी होता है, उनका धर्म से कह दीजिएगा, उनका कल्चर है ये, तो जिसका कल्चर है वहां पे एक्सेप्टेबल, अदरवाइज वो हटा देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। आगे बात करेंगे हम सभी लोग। चेस्ट आपका चेक होगा जो कि 77 सेंटीमीटर से 82 सेंटीमीटर तक होना चाहिए, यानी 77 सेंटीमीटर नॉर्मल चेस्ट साइड होना चाहिए, इससे ज्यादा चलेगा। और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन के बाद वो 82 हो जाता है, यानी इसके बीच में एक्सपेंशन के पहले 77 हुआ ऐसे, और जब बोलेगा फुलाओ तो ऐसे फुलाओगे तो ये 82 होना चाहिए, ठीक है, ऐसे तान देते पूरा, है ना। तो और ये मेल के लिए होता, फीमेल के लिए होता बेटा। अब वेट वगैरह कितना होता है, वेट वगैरह कैसे नापते हैं आपका, आपको वेट का चार्ट दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पे वेट का चार्ट हाइट के हिसाब से नेवी का लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियरफाई करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा समझने में आपको मुश्किल आएगा। देखो जनरली बच्चे जो फॉर्म भरते हैं वो कह दिए 19.5 या 20 साल के आसपास के बच्चे ही भरते हैं, तो जो हमारे लिए काम का डाटा वो ये है, 18 साल के बाद कह दीजिएगा और 20 के बाद, ये हमारे काम का है। इसके पहले वाला हमारे काम का नहीं, तो ये सब मत देखिएगा आप सभी लोग, ये आपके काम का नहीं है, ओके। ये पूरा इंडियन नेवी का चार्ट है, ये एसएसआर एमआर का अलग से नहीं बना है, पूरे इंडियन नेवी में जो भी रिक्रूटमेंट होती है उनकी बात करें। अब हाइट के हिसाब से देखेंगे 157 सेंटीमीटर में आपका जो वेट होना चाहिए, अगर आपका उम्र कितनी पहले देख लीजिएगा, एज कितना बन रहा है 18 से 20, तो आप इसमें आओगे, 20 के बाद इसमें, जनरली बच्चे इसी में आएंगे। फेज 2 तक की बात करो, जब आपको जिस दिन आपका फेज 2 होगा ना उस दिन तक आपकी उम्र कितनी है, तो देखो यहाँ पे रिलैक्सेशन होता है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट इतना ही होना चाहिए, 4-5 किलो चल जाता कोई दिक्कत नहीं ना, लेकिन बहुत ज्यादा वेरिएशन होना चाहिए। तो मैं आपको डाटा बताता हूं, अगर आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर है बेटा, तो आपका जो वेट होना चाहिए 46 से लेके 46 ले दीजिए, कह दीजिए 55 तक आपका होना चाहिए, ओके। अगर आपकी हाइट क्या 157 सेंटीमीटर, हाइट अगर 158 सेंटीमीटर है तो आपका सेम वेट पे चल जाएगा। जैसे हाइट आपकी 159 सेंटीमीटर आएगी बेटा, आपका जो वेट होना चाहिए 47 से 56 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। 47 से 56 के बीच में उसका हो जाएगा जिसका हाइट 159 होता है और जिसका हाइट 160, दो में, ठीक है। दो कैटेगरी ये ले जाता है सेम 160। जिसका हाइट 161 होगा उसको एक और जोड़ दीजिएगा, यानी कि 48 से बोल दीजिएगा आप सभी लोग, ये हो जाएगा आपका 57 तक, ठीक है। 48 से 57 तक आपका ये हो जाएगा। किसकी हाइट, जिसकी 161 सेंटीमीटर है, जिसकी हाइट 162 है, सेम आपका जाएगा वेट लगभग 163 पे, फिर एक जोड़ दीजिएगा 49 से लेके 58, इसी के आसपास। अब 2 किलो, एकाध 2 किलो आपका इधर उधर चलता, उसमें दिक्कत नहीं है। तो ऑन एवरेज लेके चलोगे तो लगभग इसी के बीच में हाइट आती है बच्चों की, तो आप कह दीजिएगा कि आपकी वेट जो है 60 से कम होना चाहिए, 60 से कम होना चाहिए जनरली देखा जाएगा, और 46 से ज्यादा होना चाहिए, 46 से ज्यादा। तो इसके बीच में तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बाकी थोड़ा बहुत वेट वगैरह आप देख लीजिएगा एग्जैक्ट, क्योंकि इसमें काफी टाइम लग जाएगा एक एक ईयर के बच्चों को एक स्टडी करते हुए, तो आप सभी लोग इसको देख लीजिएगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहाँ पे इसको आगे बढ़ाता रहता हूं। ये आपके काम का, उम्र आपकी कितनी है ये देखना होगा, आपका एज कितना है, ठीक है। आप फेज 2 का एक्सपेक्टेड डेट लेके चलना, मैं बता दे रहा हूं। एक्सपेक्टेड डेट आपका एग्जाम मान के चलेगा 8 जुलाई से, तो 8 अगस्त कह दीजिए 15 अगस्त के आसपास, 15 अगस्त आप लेके चलना फेज 2 का डेट, ठीक है, 15 अगस्त। अब 15 अगस्त से अपना डेट काउंट कर लेना कितना उम्र बन रहा है, 15 अगस्त तक अपना डेट काउंट कर लेना कितना उम्र आपका बन रहा है, उस हिसाब से इसका देख लीजिएगा। 18 और 19 साल 20 साल कितना आपका है, इसके बीच में देख लीजिएगा, ये आपकी हाइट हो जाएगी, देख लीजिएगा सभी लोग, ओके। नेक्स्ट आपके सामने यहां पे आ जाएगा 170 सेंटीमीटर से लेके 180 सेंटीमीटर तक का चार्ट यहां है, यही आपका काम का है, ये चारों कॉलम आपके काम का है। फिर आगे देख लेंगे 181 से 191 सेंटीमीटर तक, ये आपके सामने पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप सभी लोग, वेट का चार्ट है, ओके। आगे बात करेंगे जब वेट वगैरह चेक हो जाएगा, अब आपका मेडिकल स्टैंडर्ड स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आपका क्या सबसे पहला प्रोसेस इसमें डिफरेंट है, कहीं पे कैसे स्टार्ट होता है कहीं पे कैसे, तो हम लोग कैटेगरी वाइज बात कर लेते हैं। आपका ईसीजी होगा, ईसीजी बेसिकली आपको क्लियर करेगा कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है ना, कार्डियोलॉजी वगैरह जो यह सारी चीजें होती है, अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो चलता है, ठीक है। अस्थमा वगैरह वाला भी चेक कर लेते हैं लोग, अगर थोड़ा बिल्कुल बारीक सा तो चलेगा, या री मेडिकल मिल जाएगा। जब आप अपने डॉक्टर के पास जाओगे, जब हम लोग जाते हैं फेज 2 के लिए मेडिकल के लिए, हम पहले चेक करवा लेते हैं, तो हमें लगता है डॉक्टर ने तो क्लियर कर दिया, और वहां जाके आप लोगों को नोटिस मिल जाएगा या री मेडिकल मिल जाएगा, तो आप फिर मुझे मैसेज करते हो। मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है, इसलिए बता रहा हूं। बच्चे करते हैं सर हमने डॉक्टर को दिखाया, वो क्लियर किया, वहां तो री मेडिकल मिल गया, तो री मेडिकल में जाओगे वापस वो ले लेते हैं, वो बिल्कुल जरा सी भी गुंजाइश रहते हैं ना, निकाल देते हैं।
जरा से भी गुंजाइश, क्योंकि उनको फिर परफेक्टली बच्चे मिल जाते हैं। अब और रिक्वायरमेंट रहती है तो दोबारा रीमेडिकल में आप जाओगे बिना कुछ सही करा रहे तो भी ले लेते हैं, ठीक है। मतलब ईसीजी में बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ मिल जाता है आजकल नोटिस या कह दीजिए रीमेडिकल, तो बच्चों को बट दोबारा जाओगे ना रीमेडिकल में हो जाता है, उसमें कोई चीज दिक्कत की बात नहीं, परेशान मत होना, ठीक है। हार्ट वगैरह बीट वगैरह आपका चेक होता है, उसके बाद आपका ब्लड होता है, यूरिन टेस्ट होता है यानी हीमोग्लोबिन आपका टेस्ट होता है, आपका आरबीएस चेक होगा, आपका वो होगा डायबिटीज वाला, ठीक है, शुगर लेवल वाला चेक होगा, ये सारी चीजें इसके अंदर चेक होती है। बेसिकली कोई इन्फेक्शन वगैरह अंदर है, ये सारी चीजें। इसके बाद आपका बीपी का चेक होगा कि ब्लड प्रेशर आपका कैसा, आप कैसा, मतलब ज्यादातर बच्चे ब्लड प्रेशर टेंशन में खराब कर लेते हैं अपना, बाहर डॉक्टर को चेक कराते बड़ा सिंपल जाता है और वहां जाके टेंशन है आउट तो नहीं जाएंगे मेडिकली आउट, उस वजह से बीपी डिस्टर्ब हो जाता है। तो बिल्कुल आइडियल कंडीशन में रहा जाता है। जब कभी मेडिकल कराने जाते हो ना हमेशा याद रखना, देखो क्या ही हो सकता है, या तो आदमी फेल हो सकता है या तो पास हो सकता है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। आप वहां तक पहुंच गए यही खुशी मनाना, ठीक है, मतलब उस वक्त ये नहीं करूंगा इतने मिठाई बांटना स्टार्ट कर दो। मेडिकल स्टैंडर्ड तक इस बात के लिए खुश हो जाना कि चलो हम फेज 2 तक तो पहुंचे कम से कम। बहुत लोग ऐसे जो फेज 1 में ही फेल हो जाते हैं। उस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अगर मेडिकल दोगे ना तो बड़ा अच्छा जाएगा, वरना ये सब ना डिस्टर्ब हो जाते हैं छोटी छोटी आपके दिमागी के लोटे की वजह से ना। तो ये सारी चीजें बचा कर रखना। बीपी आपका चेक हो जाएगा, इसके बाद आपका एक्सरे होगा जिसके अंदर बोन फ्रैक्चर वगैरह ये सारी चीजें चेक होती है पूरा प्रॉपर तरीके से, हर एक चीज आपका कहीं स्टोन वगैरह होता है, ये सारी चीजें इसके अंदर दिख जाती है। ओके, आगे बात करेंगे। नेक्स्ट आपका लड़कियों के लिए खासकर ब्लड हीमोग्लोबिन में एचबी, टीएलसी, डीएलसी ये सारी चीजें होती है। यूरिन में आरईएमई हो गया, बायोकेमिस्ट्री में ब्लड शुगर, वही चीज सीरम कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल भी चेक होता है, बहुत आजकल डिमांड आ रहा है कोलेस्ट्रॉल में, बहुत बच्चे बाहर हो रहे हैं, ठीक है। यूरिन हो जाएगा, यूरिक एसिड क्रिएटिन, ठीक है, एलएफटी सीरम। ये लड़कियों के लिए अलग से चेक टेस्ट होता है बेटा आपका लोअर एब्डोमेन टेस्ट जो भी आपका है, ठीक है, और ईसीजी आपका हो जाता है। ये फीमेल के लिए से लोअर एब्डोमेन वाला जो है। अब इसके बाद आपका होगा आई का टेस्टिंग। आई का टेस्टिंग 2 कैटेगरी में होगा। अब आई टेस्टिंग होता कैसे मैं बता रहा हूं। जैसे आप अंदर जाओगे ना, रूम बिल्कुल अंधेरा सा रहता है ना, तो जैसे अंदर जाओगे आप बैठोगे तो सबसे पहले वो आपकी आंख में ड्रॉप डालेंगे। अब ड्रॉप इसलिए क्योंकि आजकल बहुत से लोग सर्जरी लेंस वगैरह लगा के पहुंच जाते हैं, तो ड्रॉप डालते हैं। हालांकि लेंस तो उनके मशीन में दिख जाता पहले ही, बट फिर भी वो ड्रॉप डालते हैं। आप उसके बाद आंख बंद करोगे, थोड़ा सा साफ करोगे, उसके बाद आपको बैठाएंगे। चश्मा लगाए तो चश्मा हटा देंगे। चश्मा एलिजिबल है, लेकिन चश्मा हटाने के बाद आपका टेस्टिंग होता है, ठीक है, मैं बता, चश्मा लगा के आप नहीं दोगे। अब उसके बाद सबसे पहला टेस्ट होगा आपका आई साइट क्या है, आई विजन आपका स्नेल चार्ट से टेस्ट होता है। अगर आप सभी लोग ये देख पा रहे हो, ये देख पा रहे हो खासकर, ठीक है, अगर आप ये देख पा रहे हो फिर तो बहुत अच्छा। ये नीचे वाला, ये नीचे वाला, अगर आप ये देख पा रहे हो, बहुत क्लियर कट पढ़ पा रहे हो, यहां से स्टार्ट करना 6x6, आई थिंक जहां तक मुझे याद है यही है, क्या ये 6x6 है या ये है 6x6, फिर ये 6x9 होगा। इसकी कुछ डिस्टेंस फिक्स होती है, उसको देख लेंगे आप सभी लोग। तो ये आपका इसको पढ़ना होता है बेसिकली, अगर पढ़ लिया तो ठीक है, एकदम करेक्ट। इसके बाद आपका स्टार्ट होता ब्लाइंड, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट, यानी जो कलर पहचान पा रहे हो कि नहीं पहचान पा रहे हो, सिर्फ देख ही पा रहे हो। तो कलर ब्लाइंडनेस में आपका 2 टाइप का होता है। कई बार यहाँ पे वो बना रहता है, शेप वगैरह बना रहता है, सर्कल, स्क्वायर, स्टार ऐसे करके ना, और कई बार नंबर लिखा रहता है, ज्यादातर नंबर ही देखने को मिलते हैं। तो ये नंबर आपको पढ़ना तो 12, 8, 6, 29, 57, 5, 3, 15, 74, 5 और कितना देख लेना, ये जो भी है 57, 5, ये सारी चीजें आपकी हो जाती है आई की टेस्टिंग। इसमें कोई दिक्कत नहीं, अगर हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो, चश्मा निकाल के आपका होगा। इसके बाद आपका फ्लैट फुट टेस्ट हो जाएगा। फ्लैट फुट के अंदर आपका जो पैर है ना वो चिपकना नहीं चाहिए जमीन से और बहुत ज्यादा ऊंचे नहीं होना चाहिए। अब इसको चेक करने का सबसे आसान तरीका है कि आप अपने पैर को गीला करो, ठीक है, और एक सूखे चादर पे या सफेद पेज पे उस पे अपने पैर को ले जाके ऐसे रख दो। अब देखो उस पे निशान कैसा बना। अगर आपका निशान ऐसा बना तो आप सिलेक्टेड हो। अगर आपका निशान ऐसा बन रहा है कि यहां पे कट रहा है, इसका मतलब आपका जो पैर है ना वो बीच से पूरा उठ रहा है, बीच से गैप है, बीच में कुछ भी चीजें जा सकती है। ओके, तो ये आपका रिजेक्टेबल है। और तीसरा ये कि आपका पैर बिल्कुल एकदम थप सा चिपक रहा है, तो ऐसे लोगों को निकाल देते। उसका रीजन है, पहला चीज ये, इसका रीजन ये होता है कि आदमी जिसका फ्लैट फुट होता है बहुत स्पीड के मुकाबले जितनी दौड़नी चाहिए नॉर्मल स्पीड उतनी मेंटेन नहीं कर पाते और बहुत ज्यादा नॉइसी होता है। इसका निकलने का जरूरत रीजन होता है कि इनकी बैलेंसिंग अच्छी नहीं बन पाती, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों केस रिजेक्ट हो जाते हैं। ये आपका क्या है, एक्सेप्टेबल है, इसको आप चेक कर सकते हो। मान लीजिए किसी का ऐसा फुट बन रहा है तो बिल्कुल पैर को दबा दबा के चलने की कोशिश करो, भले धीरे धीरे चले, ठीक है, दबाने की कोशिश करो ऐसे ऐसे, ठीक है। इससे क्या होगा, थोड़ा सा जो गैप है मेंटेन हो जाएगा। दूसरा इसकी बात करेंगे, अगर जिसके में ये इशू है तो वो कभी ना अपने पैर को कॉर्नर, दीवार के कॉर्नर पे, कहीं लकड़ी के कॉर्नर पर रखने की कोशिश करो, यानी यहां से दबाने की कोशिश करो, धीरे धीरे थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। ओके, आगे बात करेंगे। नेक्स्ट आपका कैरिंग एंगल यानी हाथ चेक होगा। अब हाथ बहुत सीधा भी नहीं रहना चाहिए, बहुत टेढ़ा भी नहीं रहना चाहिए, बीच में रहना चाहिए। अगर बहुत सीधा हो जाएगा तो गलत है,
वो भी रिजेक्टेबल है, और अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो भी रिजेक्टेबल। एग्जाम्पल के फॉर्म में समझेंगे, अगर आपका यहां से लाइन आपका रेज मिलाते हैं, अगर देखो इसका हाइट क्या एकदम सीधे इस वाले बोन से मिलाएंगे, इस वाले बोन से ना, इसका हाथ बिल्कुल सीधे नहीं होना चाहिए। ये देखो इससे सीधा हाथ है कि नहीं, असल मायने में सीधे हाथ, लेकिन बोन आपका टेढ़ा है। देखोगे ये आपका सीधे हाथ, इसका हाथ देखो, बोन मत देखना, इसका हाथ देखो बिल्कुल सीधे है, ये रिजेक्ट कर देंगे। ये हल्का सा झुका रहना चाहिए, हल्का सा, ओके। अगर बहुत ज्यादा निकला तो भी दिक्कत है, जैसे बच्चे जिम कर लेते हैं, उनका हाथ बिल्कुल ऐसे जाता, वो बच्चों को रिजेक्ट कर देते हैं। ये हाथ, इसकी बात करो, इसकी बात नहीं करो, ऐसे चलते हैं बिल्कुल, ऐसे बच्चों को नहीं लेते, वो रिजेक्ट कर देंगे तुरंत, ठीक है। ऐसे कंफर्टेबल वाले बच्चे चाहिए ताकि वो दौड़ने में हेल्प करे। हाथ क्या करता है, दौड़ने में हेल्प करता है, चलने में हेल्प करता है, सामान उठाने में, ठीक है। अब आप ऐसे बन जाते हो तो फिर ना सामान सही से उठा पाते, ना झुक पाते, ना दौड़ पाते हो सही से ना, तो उस वजह से आपका रिजेक्ट होता है वो वाला। और हाथ सीधे तो भी दिक्कत। अब इसको कैसे सही करते हैं, मान लीजिए आपका हाथ बहुत ज्यादा सीधे है, तो आप कोशिश ये करो, बहुत ज्यादा सीधे, तो आप कोशिश ये करो कि आप भारी सामान को उठा के रखो ऐसे, ठीक है। भारी नहीं, इस वाले केस में आपको ज्यादा कोशिश करना पड़ेगा कि अपने हाथ को फोल्ड करके रखो। और इस वाले केस में मान लीजिए आपका हाथ ऐसे जिम कर करके ऐसे टेढ़ा हो, ऐसे हो गया, तो इस केसेस में क्या क्या करो, आप भारी चीजें उठा के अपने हाथ को सीधा करो, ऐसे डेली टाइम निकालो, इसको भारी चीजें, बाल्टी पकड़ो, पानी उठा लो, कोई डंबल उठाते डंबल उठा लो, ये थोड़ा सा सीधे हो जाता है, ठीक है। तो इसको सीधे करते हेवी वेट के साथ, इसको हाथ फोल्ड करके रखते तो भी हो जाता है, ओके। ये हमारा नॉर्मल है, 5 से 10 डिग्री के बीच में रहता है। मेल फीमेल का 10 से 15 हो जाता है, ठीक है। फीमेल का एक्स्ट्रा होता है, बाकी मेल का 5 से 10 होता है। ये देख लेंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट आपका होता है स्वीटी हैंड, यानी कि पसीना बहुत हाथ में आना, तो भी रिजेक्शन का कारण बनता है। अगर आपके हाथ में पसीना आता है, जैसे आप लिखते हो आपके हाथ में पसीना हो जाता है, एक तो होता है गर्मी वाला पसीना, ठंडी के मौसम में भी आता हो। अब इतने सालों से अपने हाथ को देख रहे होगे ना, ऐसा तो नहीं अचानक से आज देखोगे अरे मेरा हाथ ये तो, अरे पसीना नहीं आ रहा है, अरे यार आ रहा है यार। ठंडी में भी तो गुजारे होगे ना अपने इन हाथों के साथ जिंदगी गुजारे यार। तो कहने का मतलब ठंडी में हाथ में पसीना आता था लिखते वक्त, ये देख लेना। अगर आता था तब प्रॉब्लम है, बाकी गर्मी में थोड़ा बहुत आता, बट उतना भी नहीं आना चाहिए कि फैन चला फिर भी पानी टपक रहा हाथ में से, यहां से नहीं टपक रहा हाथ में से टपक रहा है, मतलब ये दिक्कत है। इसको हटाने का तरीका होता है कि आप सुबह सुबह जब दौड़ने जाते हो तो मिट्टी में अपने हाथ को थोड़ा रगड़ लिया करो, ठीक है। डेली बेसिस पे 2-3 मिनट स्टार्टिंग में दौड़ने से, 2-3 मिनट बाद में, उसके बाद धीरे धीरे हार्ड होने लगता है। जब स्किन हार्ड होने लगती है तो अपने आप पसीना थोड़ा बहुत रुक जाता है, ठीक है। इसका ये तरीका होता है। आगे देखेंगे डेंटल टेस्ट, यहाँ पे 14 पॉइंट आपको लाने होते हैं। पॉइंट कैसे मिलता है, यहाँ पे डेंटल पॉइंट देखो, आपके जो दांत है ऐसे होते हैं और ऐसे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे पीछे वाले 3 दांत जो होते हैं, इधर के और इधर वाले, ये 2-2 पॉइंट कैरी करते हैं बेटा, ये 2-2 पॉइंट, ये 2-2-2, बाकी जो आपके बचते हैं 5, ये 1-1 करते, 3 4 5, ये 1-1 करते, 1-1-1-1-1, ओके। ये देख लीजिएगा, यानी टोटल आपको 14 चाहिए होता है। कहने का मतलब पीछे वाला अगर ये तीनों मिल गया आपके पीछे वाले से, और ये तीनों मिल गया पीछे वालों से 2-2-2, तो यहाँ पे 12 पॉइंट सीधे सीधे हो गया, 2-2-4-2-6, ये इसके साथ मैच करना चाहिए, ठीक है। 2-2-4-2-6 यहां से जाएगा, 6-6-12 हो गया, बाकी 2 यहां से मैच कर जाएगा, हो जाएगा। बट इसके सिवा भी कई बार क्या होता है, पीछे का पूरा मिला 12 हो गया, आगे भी मिल गया 2 हो गया, लेकिन बहुत ज्यादा डिसऑर्डर होता है दांतों में तो भी रिजेक्ट हो जाते हैं। बहुत ज्यादा की बात कर रहा हूं, मतलब बिल्कुल बाहर ही दांत निकला, एकदम गैप ही एक दांत टूटा ही है, तो उस केस में एक रीजन बनता रिजेक्शन का, ओके। इसके साथ साथ आपका मसूड़ भी चेक होता है, गम मतलब मसूड़ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ब्लड वगैरह तो नहीं निकलता है, पायरिया वगैरह है तो उसको साफ कर लीजिएगा, ब्रश डेली करिएगा वरना निकाल देंगे वो, ठीक है। ये सारी चीजें वहां पे चेक होंगी। पहले बता दूं, जीभ वगैरह में छाले वगैरह, जीभ साफ करने का चीज, ये सारी चीजें रहनी चाहिए, क्योंकि जब मुंह खुलवाएंगे तो सिर्फ दांत नहीं गिनते, पूरा चीज देख लेते कि क्या क्या चीज है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ओवरऑल 14 डेंटल पॉइंट आपका ये मांगते हैं। इसके बाद आपका ईयर टेस्ट होगा, यानी कान का टेस्ट। कान के टेस्ट में निकलने का रीजन होता है, बच्चे कभी भी साफ करवाते ही नहीं कान साफ करवा लेना, ईयर वैक्स करवा के जाते हैं मेडिकल देने। हमेशा मेडिकल देने से 15 दिन पहले ईयर वैक्स कराना, उसके बाद मत करवाना, वरना क्या होता है, ईयर वैक्स करने का मतलब होता है इसको साफ करते वो लोग, जब साफ करते तो अंदर से गंदगी नोच नोच के निकालते हैं, उसकी वजह से कई बार स्पॉट बन जाता है, ब्लड आ जाता है, कह दीजिए दाना निकल जाता है, फुंसी टाइप का निकल जाता है। जब हम 15 दिन पहले ईयर वैक्स कराते हैं तो मेडिकल बहुत अच्छा जाता है, तब तक वो सारी चीजें रिकवर हो जाती है। अगर आप 1 हफ्ते में करवाते हैं तो कई बार फुंसी निकली रहती है, उस वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। कान साफ करके आपको जाना, उसका तरीका ये, कान आपका साफ है कि नहीं आप कैसे चेक करोगे, तो अपने कान का एक वीडियो बनाना, ठीक है। वीडियो ऐसे बनाना कि कोई मम्मी को दे देना, भाई बहन को किसी को दे देना, कान के अंदर पूरा अच्छे से लाइट जला के करे। जब उस वीडियो को देखोगे तो अंदर आपको व्हाइट कलर का स्पॉट दिखेगा, अगर व्हाइट या फिर स्किन कलर का
ऐसा स्पॉट दिख रहा है मतलब आपका कान सही है। अगर ये नहीं दिख रहा, ब्लैक दिख रहा है, डार्क दिख रहा है, तो इसका मतलब हो सकता है आपके पर्दे में छेद हो, ये एक रीजन हो सकता है, या फिर गंदगी है। अगर आपका व्हाइट दिख रहा है, सफेद दिख रहा है, मोस्ट प्रोबेबली सफेद ही दिखता है सबका, तो इसका मतलब आपका कान सही है। एक वीडियो रिकॉर्डिंग करके अभी आप चेक कर सकते हो। ओके, ये आपका ईयर टेस्ट होता है, ये कान की सफाई का हो गया। दूसरा ईयर टेस्ट इसके साथ साथ होता है कि आपको क्या किया जाएगा, आपके कान में एक वो रखा जाएगा कागज, और उस पर ऐसे रब किया जाएगा। ऐसे ना एक बंदा रहेगा आपके बगल में, आएंगे वो रखेंगे और ऐसे चलाते रहेंगे, और यहां से एक आदमी बोलेगा कुछ वर्ड, आपको उसकी बात सुननी होगी। अगर आप यहाँ पे रब करते हो बहुत डिस्टर्ब होता है, उसके बाद भी बात सुन लिए मतलब आपका कंसंट्रेशन सही, आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कान का होता है बेसिकली, एक सफाई वाला हो गया, और एक आपका कान का हियरिंग पावर। हियरिंग पावर यही होता है कि आपको डिस्टर्ब करते हैं वो, ठीक है, उसके बाद आप सुन लो। या फिर कई बार क्या होता है बहुत कम आवाज में, मतलब उतना भी कम आवाज में नहीं, जैसे मशीन है, ये मशीन चेक कर लेगी, ये देखो ये वैसे चेकिंग कर रही है गंदगी, ठीक है, ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, ये क्या है लेंस लगा हुआ है, तो ये यहां से चेक कर रही है। ठीक है, ये ऐसा इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं, ऐसे भी देख लेते हैं अपना अपना। ठीक है, बाकी आपका हियरिंग पावर सही रहना चाहिए, मतलब नॉर्मल, आप ज्यादा ईयरफोन वगैरह लीड वगैरह मत लगा, बस कान सही रहेगा। नॉक नी का अगला इशू आता है। नॉक नी में बेसिकली दो रिजेक्शन होता है, एक आपका ये वाला, ये वाला। ये वाला कब होता है, इसका तरीका क्या है, देखिए अब क्या करो, नॉर्मल खड़े जाओ आप, ठीक है, नॉर्मल खड़े जाओ, नॉर्मल खड़े जाओ सभी लोग, एकदम बिल्कुल पैर को चिपका लो। हालांकि चिपकाएंगे नहीं, मैं बता रहा हूं, मैं चेक करने का तरीका बता रहा हूं आपको, कैसे आप चेक करोगे कि आपको नॉकनी का प्रॉब्लम है कि नहीं है। अपने पैर को बिल्कुल चिपका लो, ठीक है, ऐसे ऐसे चिपका लो। अब देखो आपका घुटना यहां टच हो रहा है कि नहीं, थोड़ा सा टच होना चाहिए। आप कहोगे नहीं सर ये तो टच नहीं होना चाहिए ना, देखो गैप है, नहीं नहीं, वो नॉर्मल कंडीशन में रखवाते ना, मैं एकदम चिपका के रख रहा हूं। अगर तुम बिल्कुल चिपका के रख रहे हो और टच हो रहा, मतलब आप सही हो, आप सही हो। अब नॉकनी का रीजन क्या होता है, नॉकनी में क्या होगा, जब आप इसको टच करने जाओगे टच ही नहीं होगा, आपका घुटना पहले टच हो जाएगा, पैर नीचे का नहीं होगा, ये वाला इशू। आप जब टच करने जाओगे, ये तो मिल जाएगा भाई, मान जा, ये तो मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, लेकिन ये नहीं मिल पाएगा, ये तरीका। दूसरा चीज, आप इसको मिला लोगे, यहां गैप रहेगा तो भी दिक्कत है। कहने का मतलब आप अपने पैर को चिपका रहे हो तो ये परफेक्टली चिपकना चाहिए, इसका मतलब बिल्कुल सही है। यहां पे जो गैप है लगभग उसी के आसपास यहाँ है, थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन ज्यादा नहीं गैप होना चाहिए, ज्यादा ये नहीं होना चाहिए। इसका रीजन क्यों रिजेक्शन होता है, यहां पे ये होता है, दौड़ने में क्या होता है, आपका घुटना टकरा जाएगा, आप दौड़ नहीं पाओगे सही से। ओके, और कपड़े भी ऊपर से पहनने होते हैं। इसका रीजन ये होता है कि आपका पैर इतना डिसबैलेंस तरीके से आप दौड़ोगे, स्पीड बना ही नहीं सकते कभी। ओके, ऐसे पैर वाले बच्चे कभी भी स्पीड ज्यादा नहीं बना पाते। आप देखोगे हमारे गांव में भी एक दो लोग थे, नहीं दौड़ पाते थे ज्यादा, बड़ा मुश्किल आता है। ठीक है, वो पूरा पैर फेंक के चलते, ऐसे देखिए आप पैर ऐसे फेंक फेंक के चलते ना, देखना कभी गौर से, तो ये आपका हो जाएगा। इसका चेक करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। इसको सही करने का तरीका भी होता है। मान लीजिए आपको ये इशू है, ये वाला ज्यादातर इशू होता है बच्चों को, तो बीच में तकिया लगा के सो, 2 महीने तक बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 महीने तक बीच में तकिया लगा के सो, बिल्कुल सही हो जाएगा। या फिर टाइम मिले तो अपने पैर को स्ट्रेच करो, स्ट्रेच मतलब अपने पैर को बगल वाले टेबल पे रख दो ऐसे ऊपर, और खड़े रहो थोड़ी देर तक, स्ट्रेचिंग, इसकी वजह से भी ये सही हो जाता है। ओके, बाकी ये तो थोड़ा सा ज्यादा मेडिकल इशू रहता, मुझे नहीं समझ में आता वो कैसे सही होगा, बट कई लोग क्लेम करते हैं, बट मुझे नहीं पता उसका ना। उसके बाद प्राइवेट पार्ट टेस्ट आपका होगा, हाइड्रोसिल वगैरह, विकोसिल हो जाएगा, पाइल्स वगैरह, ये सारी चीजें चेक होगी। तो ओवरऑल इतनी टेस्टिंग हमें करनी होती है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि मेडिकल यानी फेज 2 में कैसे कैसे आपका होगा प्रॉपर तरीके से, और उसका क्योर करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अगर कोई कमी है तो कैसे सही होगी। ओके, बीपी वगैरह ये सारी चीजें देखवा लेना, बीपी वगैरह नॉर्मल ही आता, बच्चे बस परेशान ना हो वहां पे जाके। शुगर लेवल वगैरह मेंटेन रखना अपना, कहीं शुगर उगर की बीमारी ज्यादा है तो दिक्कत करेगा। अदरवाइज अगर थोड़ा बहुत डायबिटीज है, प्री डायबिटीज वगैरह को ले लेते हो। ओके, ठीक है, डायबिटीज लेवल 1 तक हो जाता है, 2-3 पे दिक्कत कर देता है। ओके, चलिए, तो मेरे हिसाब से आप सभी लोग समझ गए होगा पूरा अच्छे से डिटेल में। अगर फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा बता दूंगा। और साथ ही साथ खुशखबरी आप लोगों के लिए है कि आप लोगों का एयरफोर्स का वैकेंसी आ चुका, नोटिफिकेशन आउट, जो एयरफोर्स 02-2025 है, इसके लिए इसके डिटेल में वीडियो सेक्शन में रखा हूं, आप सभी लोग जाके देख लीजिएगा। इसका जो फॉर्म है 8 जुलाई से भरा जाएगा। ठीक है, 8 जुलाई से फॉर्म भरा जाएगा, और साथ ही साथ 18 अक्टूबर से इसका एग्जाम है। 18 अक्टूबर से इसका एग्जाम है, तो आप सभी लोग तैयारी में लगेगा। XY 02-2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है, मैं वीडियो वाले सेक्शन में क्यों, एक बार जाके देख लीजिएगा। और अगर एयरफोर्स की तैयारी करना चाह रहे हो हमारे साथ मिलकर अच्छी कंटेंट के साथ, मतलब पहली बार में सिलेक्शन लेना है कि अपने को पंगा नहीं चाहिए, आप ऐसा पढ़ाओ कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, तो आप सभी लोग प्रहार बैच ले सकते हो। एग्जाम पूरा ऑफिशियल ऐप पे मिल जाएगा, एयरफोर्स XY 02-2025 के लिए प्रहार बैच। इसकी क्लासेस आपकी 8 जुलाई से हम लोग स्टार्ट करेंगे, और इसका जो प्राइस है 17 जून तक अगर आप लेते हो तो 499 का पड़ेगा, यानी 499 का, और 17 जून के बाद लोगे तो 799 का ये कोर्स आपको पड़ेगा। ऑन टाइम सिलेबस कंप्लीट होगा,
ऑन टाइम रिवीजन मतलब परफेक्टली बिल्कुल ऐसा बैच जो कि 0% शिकायत के साथ चलता, वो एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर पे जी जान लगा के ईमानदारी से बच्चों के साथ लग के पढ़ाते हैं और पढ़ाते रहेंगे। बस आप सभी लोग बैच में जुड़ जाओ, आपको कुछ भी नहीं करना, बिना किसी टेंशन के, बिना इधर उधर सोचे समझे, कुछ भी मत सोचो। यूट्यूब के चक्कर में रहोगे, वीडियो ढूंढोगे कौन अच्छा कौन बुरा, कौन ये कौन ज्यादा कौन कम, ये सब देखते रहोगे, परेशान ही रहोगे। आपको बता दो 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, सिर्फ डिफेंस का हर एक चीज पता है, कैसे आते क्वेश्चन, कहां से आते, कब चेंज करेंगे कब नहीं करेंगे, सब चीज पता है। तो उसी एक्सपीरियंस का ही है कि आपको बैच में बहुत फायदा मिलेगा, आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, वही मिलेगा जो एग्जाम में आता, वैसा नहीं मिलेगा कि आप पढ़ रहे हो एग्जाम में कुछ और पूछ रहा है ना, बिल्कुल सटीक। इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलेगा और वो रिकॉर्डिंग फॉर्म में भी अवेलेबल रहेगा, आप बाद में भी देख सकते हो। डीपीपी मिलेगा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, आपको क्लास नोट्स दिया जाएगा, जो चीज पढ़ाया जाएगा उसका नोट्स बना के आपको लाइव ड्यूरेशन यानी 3 से 4 महीने के अंदर आपका कोर्स खत्म किया जाएगा और इसकी वैलिडिटी आपके एग्जाम तक रहेगी, ठीक है, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक रहेगा इसका वैलिडिटी यानी कोर्स आपके पास रहेगा। तो जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं जल्दी से जल्दी जाके जुड़ जाएंगे। एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आपको बैच से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप जरूर इस नंबर पे कॉल, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके बात कर सकते हो, पूछ सकते हो। ओके, तो उम्मीद करता हूं आपको बढ़िया लगा होगा सेशन, आपको समझ में आ गया होगा पूरा मेडिकल का प्रोसेस। अगर फिर भी कोई डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे और मिलते हैं प्रहार बैच में। आप लोगों के साथ इंतजार रहेगा प्रहार बैच में, जल्दी से जुड़ जाओ, क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। बीच में मैं आऊंगा और आपसे इंट्रोडक्शन वगैरह बीच में लेके बातचीत करता रहूंगा बैच में, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ, इंतजार करते हैं आपका प्रहार बैच में। अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।